वेलकम टू एग्ज़ाम जोश अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करता है 5 मिनट फैक्ट्स विद एग्ज़ाम जोश में। आज का टॉपिक एग्ज़ाम जोश जो अपने व्यूवर्स के लिए लेके आया है वो है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री एंड दिस विल बी योर पार्ट 1। हम इसका पहले ही कवर कर चुके हैं वीडियो के थ्रू। आई होप वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर और उनके बीच हुई ट्रीटीज़ क्लियर हो चुकी होंगी, उनके ईयर क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे अपनी बची हुई कुछ वॉर्स की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट वॉर्स के लिए कवर कर रहे हैं वो केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके साथ कवर कर रहे हैं। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और जितनी भी डिटेल एनालिसिस है वो हम इसकी जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वॉर है वो आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है। आपने देखा कि कैसे इसके पिछले वीडियो में हमने एंग्लो कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर ये हमने कवर की थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर की। तो आइए चलिए समझते हैं एंग्लो मराठा वॉर को। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसका जो ईयर है वो आपका 1775 से लेके 1782 के बीच रहा है। उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो आपके वैरन हेस्टिंग थे। एक इम्पॉर्टेंट वॉर होती है इसी बीच जिसको हम बैटल ऑफ वाड़गांव के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध की शुरुआत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होती है और युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ सालबाई से होती है। तो आइए चलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इसका ईयर 1775 से लेके 1782 के बीच रहा है, लगभग 7 साल। उस वक्त क्या होता है, कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सूरत पर आक्रमण कर देती। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ सूरत से इसकी शुरुआत होती है। तो आरंभिक युद्ध जो है इसका वो 18 मई 1775 को आरस के मैदान पर होता है। इस युद्ध में जो अंग्रेजी होते हैं वो विजय रहते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो मराठा होते हैं वो भी पूना पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। तो अंत में ये होता है कि दोनों पक्षों को सालबाई की संधि, जिसका ईयर, ट्रीटी ऑफ सालबाई का भी ईयर कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका ईयर 1782 है। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, इसका ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। तो इस युद्ध की शुरुआत ट्रीटी ऑफ सूरत से होती है और अंत इसका ट्रीटी ऑफ सालबाई से होता है। सालबाई की जो ईयर है वो 1782 होता है और इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। इसका जो ईयर है वो 1803 से लेके 1805 के बीच है। इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं और इस युद्ध में जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी है आपकी वो ट्रीटी ऑफ बसीन की है। और ट्रीटी ऑफ बसीन का भी ईयर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ बसीन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी। वो 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। इसमें होता ये कि जैसे कि आपको पता है कि 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पूना बेसिकली होता है वो पूना दरबार पूरी तरीके से षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं। उनको कहीं ना कहीं नेपोलियन का खतरा सताता है क्योंकि वो जितने भी इंग्लिश होते हैं आप देखेंगे वो धीरे धीरे इंडिया में कैसा अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उस खतरे के डर की वजह से वो बेसिकली सहायक संधि स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि के लिए कौन जाने जाते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। तो होता क्या है कि नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात जो पेशवा होते हैं वो बाजीराव द्वितीय को बना दिया जाता है और वो क्या करते हैं, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। अब उन्होंने हत्या कर दी तो होलकर
बदला लेने के लिए पूना पर आक्रमण कर देते हैं और जो पेशवा और सिंधिया होते हैं उनकी सेना को परास्त कर देते हैं। होलकर में आपने देखा कि कैसे उन्होंने पेशवा और सिंधिया को पराजित कर दिया और विनायक राव, पूना में विनायक राव होलकर को पेशवा घोषित कर दिया जाता है। अब आपने देखा कि कैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो वो भागकर बसीन में शरण ले लेते हैं। वो लॉर्ड वेलेस्ली के पास जाते हैं और वहाँ पे उनसे शरण लेने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ही फिर से पेशवा बनाया जाए, क्योंकि वो हार चुके होते हैं और अंग्रेज़ हमेशा से ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली उनकी पेशवा बनने में मदद करते हैं। उसी के साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ बसीन भी होती है, जिसमें कुछ चीज़ें पेशवा को देनी पड़ती है अंग्रेज़ों को। तो कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को सूरत नगर मिल जाता है और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं वो अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। और चौथ वसूली, जो कि मराठाओं का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वो आप देखेंगे कैसे अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है और विदेशी मामले जितने भी होते हैं वो सब के सब कंपनी के अधीन हो जाते हैं। तो आपने देखा कैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय की वजह से ट्रीटी ऑफ बसीन होती है और उसमें कई चीज़ें अंग्रेज़ों के हक में चली जाती हैं। अब धीरे धीरे मराठाओं की पकड़ ढीली होती जाती है। उसके साथ ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है, जिसका ईयर 1818 से 1819 के बीच में होता है। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होती है। आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल यहाँ पे आपके लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ पिंडारी होता है, जिससे कि धीरे धीरे पेशवा का जो रूल होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मराठाओं का आपसी षड्यंत्र इतना होता है, आपसी तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो सब एकजुट होकर सोचते हैं कि हम अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं। उसी के बीच बैटल ऑफ पिंडारी होता है, लेकिन आपसी तनाव की वजह से वो जीत नहीं पाते हैं। यहाँ पे बैटल ऑफ पिंडारी, जिससे एंड ऑफ पेशवा रूल हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक दूसरे इम्पॉर्टेंट वॉर की, वो है आपका बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम बात करें तो इसका ईयर आप देखते हैं 1757 है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में आता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, इसका जो ईयर है वो कई बार पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसकी डेट, एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव होते हैं और बेसिकली ये मुर्शिदाबाद में होता है, प्लासी नामक जगह पर होता है, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी है। तो डेट आपने समझ ली 23 जून 1757। ये आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमान रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में होती है और दूसरी तरफ होते हैं बंगाल के नवाब की सेना सिराजुद्दौला। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और इसी युद्ध से ही भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1764। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में था। इस वक्त यहाँ पे हेक्टर मुनरो के हाथों में होता है। और होता ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जैसा आप देख रहे हैं, हेक्टर मुनरो है और दूसरी तरफ होते हैं मुगल्स होते हैं और नवाबों की सेना होती है, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम होते हैं, अवध के शुजाउद्दौला होते हैं तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी होते हैं। इसमें आपको मालूम होगा बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी फेमस है।
इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश जितने भी होते हैं वो जीत जाते हैं। और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, इसकी जो दीवानी प्लस राजस्व अधिकार होते हैं वो सब अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो जाता है। तो आपने यहाँ पर समझा बैटल ऑफ प्लासी, उसके साथ ही साथ बैटल ऑफ बक्सर। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा की। जी हाँ, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, द बैटल ऑफ चिंसुरा, जिसे बैटल ऑफ बेदरा भी कहते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 25 नवंबर 1759 है। इस वक्त भी गवर्नर जनरल जो हैं वो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं। अगर चिंसुरा की बात करें तो ये भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में ही होता है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफ़र के बीच में होता है, जिससे कि नवाब जो हैं, बंगाल के नवाब जो होते हैं, उनकी मदद डच करते हैं। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ खरदा की। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका ईयर 1795 है। ये बेसिकली निज़ाम और मराठाओं के बीच में होती है, जिसमें कि निज़ाम बुरी तरह हारते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मराठा तो जीत जाते हैं और निज़ाम बुरी तरह पराजित होते हैं। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ये कि 1800 में, जैसा पीछे मैंने आपको बताया था एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, कि मराठा जो होते हैं, जो 1800 में काफ़ी संपन्न होते हैं, तो वो मैसूर पर भी आक्रमण कर देते हैं। टीपू सुल्तान के साथ के बीच उनका युद्ध होता है। उसमें निज़ाम जो होते हैं वो मराठा की साइड लेते हैं, मदद करते हैं। बट आपसी मनमुटाव के कारण एक समय ऐसा आता है जब निज़ाम और मराठा भी आमने सामने आ जाते हैं, जिसे हम बैटल ऑफ खरदा के नाम से जानते हैं। और इसका जो ईयर है वो 1795 है, जिसमें निज़ाम बुरी तरह हारते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एंग्लो अफगान वॉर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। इसका जो ईयर है वो आप देख रहे हैं 1838 से 1842। इसका जो रीज़न होता है बेसिकली, अगर आप देखें एंग्लो अफगान वॉर का, वो होता है ये है कि अंग्रेज़ों का जो रूसी विस्तार होता है, रशियन जो साम्राज्य होता है, उसका विस्तार बढ़ने लगता है, जिससे कि उसकी वजह से ये युद्ध शुरू होता है। उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, और अफगानी जो होते हैं वो हार जाते हैं और इसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से लेके 1842, और लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं इनके गवर्नर जनरल, और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं। इसी वक्त इन्हें एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करनी होती है, जो कि 1838 में साइन होती है। यहाँ पे बस हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, डिटेल में इसके बारे में हम जब हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, वहाँ पे बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं जल्दी से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की। इसका ईयर 1878 से लेके 1880 के बीच में है। लॉर्ड लिटन उस वक्त गवर्नर जनरल रहते हैं। होता ये कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन द्वारा सैन्य आक्रमण जब होता है, उसी को बेसिकली एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं। 1841 में हुई संधि जो एक बीच में होती है, उसके बाद ब्रिटिश सैनिक जो होते हैं वो कत्ल का बदला लेने के लिए और रूस द्वारा अफगानिस्तान में पहुंच बढ़ाने की स्पर्धा में ये आक्रमण होता है। ये आक्रमण अफगानिस्तान की 3 जगह पर होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंग्लिश होते हैं वो जीत जाते हैं, और ब्रिटिश जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब होते हैं। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि एक थर्ड एंग्लो अफगान वॉर भी होता है, जो कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि 1917 में रशिया की क्रांति होती है, आप देखेंगे कि रूस की क्रांति होती है। उसके बाद रशिया और ब्रिटेन साथ नहीं रहते हैं। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ
थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की। 1917 में जब रूस की क्रांति होती है, उसके बाद रशिया और ब्रिटेन वो साथ नहीं रहते हैं और इसी समय अफगानों में ब्रिटिश सेना पर हमला बोल दिया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं इसी कारण। जबकि आखिरी में होता ये कि हवाई आक्रमण किया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा अफ़गानिस्तान में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपका जो ईयर है 1921, इसमें अफ़गानिस्तान स्वतंत्र हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान के स्वतंत्र होने को हम थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, डेट्स पता चल गई होंगी, ट्रीटीज़ पता चली होंगी, गवर्नर जनरल के बारे में आपने जाना, और कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया है। और उसी के साथ साथ हिस्ट्री का, इम्पॉर्टेंट वॉर्स का सेकंड पार्ट हमने कवर कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमने कवर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर्स इसमें हमने कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी एग्ज़ाम जोश अपने व्यूअर्स के साथ बना रहेगा और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।